हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 10 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। 499 का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, 99 का मंथली, और एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन 299 का है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो हाल में एक ऑफर के अंतर्गत 399 में अवेल कराया जा रहा है टिल 15 अगस्त। आपको करना क्या है कि 399 आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है हमारे साथ व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं तो आप ये सारे बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात को डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि ये पूछने के लिए कि ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो एसएससी सीजीएल के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है वो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पे फोकस करती है। तो ये एसएससी सीजीएल के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि सीजीएल का भी नेचर उसी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो बताइए, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये केरला में लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था कि एराविकुलम नेशनल पार्क के पास हाल में ही लैंडस्लाइड को रिपोर्ट किया गया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये एराविकुलम नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है कानन देवन हिल्स में, जो सदर्न वेस्टर्न घाट है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला में। कुछ और भी नेशनल पार्क्स हैं जो उसके अगल बगल से सिचुएटेड हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें रॉक और सॉइल का डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मेन कॉज जो होता है वो लैंडस्लाइड का वो सॉइल इरोजन और वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि लैंडस्लाइड से सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं क्यों। ये क्वेश्चन भी इसीलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि केरला में लैंडस्लाइड को रिपोर्ट किया गया है। लैंडस्लाइड के बारे में जान लेते हैं। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि मास रॉक और डेब्रीज का मूवमेंट होता है डाउन द स्लोप। इसको हम लोग मास वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। मास वेस्टिंग एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि रॉक्स और सॉइल का डाउन स्लोप मूवमेंट होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। मेन कॉज इसका क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स और सॉइल इरोजन, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी होता है। और अफ्रीका नहीं, सबसे ज़्यादा एशिया सफ़र करता है लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे वेदरिंग होती है और कैसे डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहा है रॉक्स का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन लोया जिरगा के बारे में है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताइए किस लिए न्यूज़ में था। ये एक टेम्पल है वियतनाम में जिसको इंडिया की मदद से बनाया गया है। दूसरा है ऑप्शन है कि ये एक वनरेबल ट्राइब है जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि एक मास नेशनल गैदरिंग है वेरियस एथनिक और रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अफगानिस्तान में। चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है लोया फॉलोवर्स के द्वारा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। लोया जिरगा जो है ना वो ग्रैंड असेंबली है, कहाँ की, अफगानिस्तान की। तो क्या हुआ था वहाँ पे अफगानिस्तान में कि वहाँ पे 400 तालिबान फाइटर्स है जिनको कन्विक्ट किया गया था सीरियस क्राइम जैसे मर्डर और एब्डक्शन में, उनको फ्री करने के लिए बात हो रही थी। तो इसीलिए वहाँ पे ये ग्रैंड असेंबली आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे जो होती है ग्रैंड असेंबली में नेशनल गैदरिंग जो होती है उसमें एथनिक, रिलीजियस एथनिक और ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और जो इनके डिसीजन होते हैं ना वो नॉन ऑफिशियल होते हैं और नॉन लीगली बाइंडेड होते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग पैंगोलिन है। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि पैंगोलिन जो है वो एकमात्र स्केली मैमल है इस प्लैनेट पे। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडियन पैंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेंगुलिन जो होता है वो ओनली स्केली मैमल है इस प्लैनेट पे। दूसरा है कि पेंगुलिन की जो है ना वो 8 स्पीसीज होती हैं टोटल, जो कि जिसमें से 2 भारत में मिलती हैं, एक चाइनीज़ पेंगुलिन, दूसरा जो है वो इंडियन पेंगुलिन। अब देख लेते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट क्यों था। देखिए जो चाइनीज़ पेंगुलिन है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन इंडियन पेंगुलिन जो है ना वो एंडेंजर की कैटेगरी में आता है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप पेंगुलिन को देख भी सकते हैं एक बार। इसको स्केली क्यों कहते हैं ना, इसकी जो अपर लेयर स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे तो परतदार है। स्केली का मतलब ही होता है परतदार या पपड़ीदार, तो इसीलिए ओनली स्केली मैमल है ये इस प्लैनेट पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो है वो सुनामी रेड्डी के बारे में है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सुनामी रेड्डी जो है वो कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड एक प्रोग्राम है, तो इसको किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो बताइए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा या इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी के द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उसका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यह हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि ओडिशा के 2 डिस्ट्रिक्ट गंजम और जगत सिंहपुर, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना उनको यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इसके बारे में जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। जैसे आपको बताया कि ये कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है और इसको IOC यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो इनिशिएट की गई थी 2005 में। एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करती है कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये स्कीम जो है वो इंसेंटिवाइज करती है स्टेट को कि वो इंक्रीज़ करे अपने इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट वो जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि 2005 में नहीं लॉन्च किया गया है, इसको 2007 में लॉन्च किया गया है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि इंसेंटिवाइज करता है स्टेट को। तीसरा स्टेटमेंट तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और है वो देख लेते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है और सेंट्रल इसमें अपना कुछ भागीदारी देता है। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 50-50 का, 70-30 का, किसी चीज़ का। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस योजना का, उसका क्या है कि फार्मिंग को इकोनॉमिक सोर्स के लिए, इकोनॉमिक सोर्स की मेन एक्टिविटी बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 जो है वो अराकू इकोनॉमिक्स मॉडल के बारे में, जो हाल में ही न्यूज़ में था। तो ये मॉडल क्या है कि किस सेक्टर में या किस एरिया में प्रॉफिट को इंश्योर करता है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता दूँ चाहता हूँ ये जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं क्यों। अराकूनॉमिक्स जो है ना, अराकूनॉमिक्स जो है वो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो फार्मर्स के प्रॉफिट को तो इंश्योर किया जाता है, साथ साथ में जो क्वालिटी है कंज्यूमर्स के लिए उसको भी इंश्योर किया जाता है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के थ्रू। अराकू एक रीजन है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है और एक ट्राइबल फार्मिंग मेथड है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन के बारे में है। क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल को अमेंड करके। तो बताइए कौन से आर्टिकल को अमेंड करके किया गया था। आर्टिकल 2146, आर्टिकल 14 एंड 17, आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 18 एंड 19। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी आर्टिकल 18 और 19। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कैसे।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर अमेंडिंग आर्टिकल 15 और 16। इसके अमेंडमेंट से हुआ क्या कि स्टेट्स को जो है एम्पावर किया गया कि वो अपने यहाँ रिजर्वेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये है क्या कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में है वो सिर्फ 50% कोटा ही अलाउड है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को ये हार्म करता है रूल, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया है। और जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसमें 10% कोटा अवेल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 को आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर में कहाँ से आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमिक डिवाइड को लेकर हमेशा डिबेट चलता रहता है। तो इकोनॉमिक डिवाइड आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड की वजह से इफेक्ट करता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस आ जाता है दो एरिया के बीच में। अगर आपका जोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत चौड़ा है तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि प्लेस ए जो है वो 60 डिग्री ईस्ट पे है और जो प्लेस बी है वो 90 डिग्री ईस्ट पे है लॉन्गिट्यूड के बेस पे। ठीक है, अगर लोकल टाइम हो रहा है प्लेस ए पे 12 आवर्स, तो बताइए लोकल टाइम एट प्लेस बी कितना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम जोन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इकोनॉमिक डिवाइड के दो प्लेसेस के इकोनॉमिक डिवाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। तो अगर एक आवर में 15 डिग्री रोटेट करेगी, आपको पता, आपने क्वेश्चन में देखा होगा 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 90 डिग्री ईस्ट के बीच में डिफरेंस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। तो इसलिए जो प्लेस बी है वहाँ पे जो टाइम होगा वो 2 घंटा ज़्यादा होगा प्लेस ए से, जैसे कि इंडिया में होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि जो इंडिया का भी एक्सटेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे 30 डिग्री तक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में है। हाल में ही देखा गया है कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो है वो स्प्लिट कर रहा है 2 पार्ट्स में। तो जो क्रैक हुआ है कॉन्टिनेंट अफ्रीका में वो सबसे पहले कहाँ नोटिस किया गया है, केनिया, सोमालिया, तंजानिया या तो इथोपिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये केनिया में नोटिस किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन है। हाल में जो जियोलॉजिस्ट की रिसर्च हुई है उसके द्वारा पता चला है कि जो केनिया में अभी जो स्प्लिट नोटिस किया गया है उसके वजह से एक नए ओशियन का जन्म हो सकता है, जो कि गल्फ ऑफ एडन का एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले केनिया में नोटिस किया गया था। अब ये जो धीरे धीरे क्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कुछ अदर नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये जल्दी जल्दी स्प्रेड होता जाएगा, जैसे कि रेनफॉल। तो इसीलिए अब देखते हैं कि आने वाले समय में ऐसा क्या होता है कि हमें एक नए कॉन्टिनेंट का जन्म हो सकता है और एक नए ओशन बेसिन का भी जन्म हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thank you for watching it. If you like this video and found it knowledgeful, you can like it, comment it and share with your friends. And please do subscribe our channel. Thank you for watching it. Have a good day.